हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज की फिल्म है हियर अलोन, जो कि एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक फिल्म है। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। वहाँ एक महिला को देखते हैं, उसका नाम एन है। उसने अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा रखा है। उसी जंगल में उसकी कार थी, जिसमें उसने कुछ कैन फूड रखा हुआ है। कुछ वक्त पहले एक वायरस के फैलने से लगभग आबादी खत्म हो गई है और उसे इस जंगलों में छिपकर रहना पड़ रहा है। पास में एक लेक था, वहाँ स्विम करती है। उसके पास एक क्रैंक रेडियो भी है। उसे यकीन था कि बाहर अब भी कुछ सर्वाइवलिस्ट बचे हैं, पर उस पर ब्रॉडकास्टिंग फ्रेंच भाषा में हो रही थी और एन को फ्रेंच भाषा नहीं समझ आती। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। एन का भी एक परिवार था, पति जेसन और उनकी एक बेटी जिसने कुछ माह पहले ही जन्म लिया था। पर अचानक से वायरस फैलने से उन्हें घर छोड़ना पड़ रहा है। बाहर पुलिस सायरन और गन शॉट सुनाई दे रहे थे। वायरस लोगों को किसी तरह के जानवर में बदल दे रहा था। वो थे तो इंसान, पर एक दूसरे के खून के प्यासे, शायद ज़ॉम्बी। दोनों काफ़ी डर गए थे, क्योंकि उनके पास एक बच्ची थी जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लेकर गाड़ी से जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। जेसन को जंगलों की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि वो वहाँ अक्सर कैंपिंग जाया करता था। उसका बचपन भी उन्हीं जंगलों में बीता था। उसके घर से जंगल लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर था। जंगलों में पहुंच जेसन उसे एक पेपर पर सारी चीज़ों को नोट करने के लिए कहता है कि उसे कैसे सरवाइव करना है, कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं, क्योंकि इस माहौल में सर्वाइवल चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और किसी को कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अगर जेसन को कभी कुछ हो गया तो वो अकेले सरवाइव कर सके। वो एन को निशाना लगाना सिखाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरे दिन उनकी बच्ची को काफ़ी तेज फीवर था। जेसन पास के घर में सप्लाइज और मेडिसिन लेने जाता है, पर रात लौटकर नहीं आता। सुबह एन देखती है जंगल में जेसन की लाश पड़ी है। कुछ कैन फूड्स थे और उसके हाथ में मेडिसिन थी, पर वो सरवाइव नहीं कर पाया। ये देख वो इमोशनल हो जाती है। कुछ दिनों में वो फूड्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अब एन को खुद जाना था सप्लाइज लाने। वो अपनी बच्ची को कार में छोड़ देती है और चली जाती है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम एन को उसी जंगल में देखते हैं जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो जंगलों में जानवरों के मल को इकट्ठा कर रही थी और पेड़ों को छीलकर उसमें से अपने लिए कीड़े निकालती है। उसके पास एक किताब भी है जिसमें जंगलों के पेड़ पौधों की सभी जानकारी थी। वहाँ वो छोटे जानवर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाती है। उसने अपने खाने के लिए कुछ रेड बेरीज इकट्ठा की थी, पर वो रेड बेरीज खाने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। शायद वो पॉइजनस थे। वो वहीं थक कर लेट जाती है। उसके आंखों निकलते आंसू बता रहे थे कि वो अब इन सब चीज़ों से थक चुकी है। हम देखते हैं एन ने एक बकेट में यूरिन इकट्ठा कर रखा है। रात वो अपने कार में ही सोती थी। उसके पास अब सिर्फ आखिरी 4 बुलेट्स बचे थे। रात वो अपनी बच्ची के म्यूज़िक फ़ोन को देखती है। वो उसे काफ़ी मिस कर रही थी। वो देखती है उसके पास 2 दिनों का खाना और बचा है। वो अपने बनाए हुए ट्रैप में जाकर देखती है, जिसमें एक भी जानवर नहीं फंसा था। ये देख वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं वो अपने हाथ को हल्का सा काटकर उसमें से निकलने वाले ब्लड को एक बोतल में भर लेती है और अपने शरीर पर उन जानवरों के मल को लगा लेती है। वो फूड की तलाश में जा रही थी। उस मल को लगाने से उन ज़ॉम्बीज़ तक उसकी सेंट नहीं जाएगी। वो सड़क के इस पार यूरिन की बकेट रख देती है। ये सभी इंतज़ाम उन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। वो उस घर तक पहुंच जाती है और फेंस के बाहर अपने उस म्यूज़िक फ़ोन को टांग देती है और उसने जो ब्लड इकट्ठा किया था उस फ़ोन पर लगा देती है, ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को इस तरफ अट्रैक्ट करके रखे। और वो पीछे के रास्ते से घर में घुस जाती है। वहाँ काफ़ी कैन फूड्स थे। वो सभी को बैग में भर लेती है। वो जैसे ही खिड़की से निकल रही होती है, उसके पैर से लगकर डस्टबिन गिर जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ को उसके यहाँ होने का पता चल जाता है। वो जैसे ही भागकर उस फेंस के नीचे से निकलती है, उसमें निकला हुआ धारदार तार जो एन के पेट को चीर देता है। वो उसका पीछा करने लगते हैं। भागते वक्त काफ़ी कैन फूड्स उसके बैग से नीचे गिर जाते हैं। वो जैसे ही सड़क के उस पार जाती है, वो यूरिन का बकेट अपने ऊपर डाल देती है, जिससे उन्हें एन के स्मेल का पता नहीं चलेगा और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वो किसी तरह से अपने ज़ख्म पर स्टिचेस लगाती है। शाम वो फिर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुनती है, पर हर दिन वही सेम ब्रॉडकास्ट होती थी, जो कि फ्रेंच भाषा में थी। सुबह वो बैग में देखती है सिर्फ 2 ही कैन फूड थे, बाकी सारे रास्ते में गिर गए। वो उस जगह जाती है और सारे गिरे हुए फूड को अपने बैग में भर लेती है, पर आते वक्त वो सड़क पर एक लड़की और एक घायल शख्स को देखती है। वो शख्स के सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था। एन को पहले शक होता है
कि ये दोनों इन्फेक्टेड हो सकते हैं, पर वो दोनों ठीक थे। एन उसे उठाकर अपने कैंप लेकर आ जाती है और उसका इलाज करती है, पर वो अब भी बेहोश था। एन को लगता है ये शख्स उसका पिता है, पर वो बताती है ये उसके स्टेप डैड हैं। वो अपना नाम ओलिविया बताती है और उसके स्टेप डैड का नाम क्रिस है। ओलिविया बताती है क्रिस और उसकी माँ काफ़ी वक्त से साथ थे, पर उन्होंने शादी नहीं की। इस सितंबर में उन्होंने शादी प्लान की थी, पर हादसे के चलते ऐसा नहीं हो पाया। एन उसे कहती है अगर वो चाहे तो कार में सो सकती है, पर वो कहती है वो टेंट में क्रिस के पास सो जाएगी। सुबह ओलिविया बताती है कि वो साउथ से आ रही है और वो अब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। रात वो रेडियो पर फिर ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, पर ओलिविया को भी फ्रेंच समझ नहीं आती। रात क्रिस को होश आ जाता है। एन पूछती है क्या तुम नॉर्थ जा रहे हो? क्रिस बताता है हाँ, क्योंकि वहाँ एक उम्मीद है, शायद सब ठीक हो। वो कहता है तुमने यहाँ काफ़ी अच्छा सेटअप लगा रखा है, ऐसी चीज़ों के लिए कोई किसी की भी जान ले सकता है। टेंट और ये कार, क्या इस कार का टैंक फुल है? पर एन जवाब देती है नहीं। अब एन थोड़ा डर गई थी, कहीं उसने इनकी मदद करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्रिस उसे धन्यवाद देता है, उसने जो भी उसके लिए किया, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। सुबह एन देखती है क्रिस और ओलिविया बाहर बारिश में भीग रहे हैं। वो उन्हें अपनी कार में आने के लिए कहती है। क्रिस पूछता है कि वो यहाँ कब से है। एन बताती है कि जब से ये शुरू हुआ। क्रिस बताता है उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई थी। उसने उसे बेड से बांध दिया था, पर लगातार उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। वो उसे और दर्द में नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसे उसकी जान लेनी पड़ी। क्रिस इमोशनल हो जाता है। एन को पता था कि हर किसी ने किसी अपने को खोया है। शाम एन देखती है ओलिविया और क्रिस काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे इतना खुश रह सकता है। वो तो इतने वक्त अकेली थी जैसे हंसना ही भूल गई हो। दूसरे दिन फिशिंग के वक्त ओलिविया और क्रिस आपस में काफ़ी बातें कर रहे थे, पर एन उनकी बातें और नहीं सुन पा रही थी। वो क्रिस को शांत होने के लिए कहती है। क्रिस को एन का ये अंदाज थोड़ा अजीब लगता है। रात वो एन से सवाल करता है कि उसने फिशिंग के वक्त उसे चुप होने को क्यों कहा। एन बताती है तुम्हारी बातों को सुन ऐसा लगता है कि तुम भूल चुके हो बाहर क्या चल रहा है। तुमने ही कल बताया था कि कैसे तुमने अपनी वाइफ को मार दिया, और अगले ही पल तुम्हें देख ऐसा लगता है कि तुम किसी कैंपिंग ट्रिप पर आए हो। पर मेरे साथ जो भी हुआ मैं उसे नहीं भूल सकती। क्रिस बताता है वो कुछ भी नहीं भूला है, बस वो फैसला करता है कि उसे कब और क्या याद करना है। सुबह हम टेंट में देखते हैं ओलिविया क्रिस से अट्रैक्टेड है, पर क्रिस को इसकी जानकारी नहीं। क्रिस ओलिविया से पूछता है क्या उसने एन को देखा है, पर ओलिविया को अब एन से जेलस होने लगी है, इसलिए वो पूछती है कि हम यहाँ से कब निकल रहे हैं। क्रिस बताता है बहुत जल्दी। ओलिविया को लगता है कि वो एन के लिए यहाँ रुका है। क्रिस बताता है एन काफ़ी केयरिंग है और यहाँ हमें खाने को खाना और पानी मिल जा रहा है, इसके लिए हमें एन का एहसानमंद होना चाहिए। दूसरे दिन पेड़ को छीलते वक्त ओलिविया के हाथ में चोट लग जाती है। एन उसके हाथ में बैंडेड लगा देती है। एन उसकी काफ़ी केयर करती थी क्योंकि उसे उसमें अपनी बेटी नज़र आती थी। ओलिविया उसके परिवार के बारे में पूछती है उनके साथ क्या हुआ, पर वो बताती है वही जो सबके साथ हुआ। दूसरे दिन जब एन खाने के लिए फूड देती है तो देखती है क्रिस अपना थोड़ा सा फूड छिपा कर रख लेता है। वो फूड रैशनिंग कर रहा था अपने सफ़र के लिए। इस बारे में एन उससे पूछती है। क्रिस बताता है क्योंकि उसे खाली सड़कों पर कुछ खाने को नहीं मिलेगा। एन को पता चल जाता है कि क्रिस यहाँ से जाने वाला है। एन कहती है अगर वो चाहे तो और फूड ले सकता है, पर क्रिस लेने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से एन के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। पर एन उसके जाने से दुखी भी थी क्योंकि इतने दिनों बाद वो किसी से मिली थी जो उसकी भी केयर करता है। क्रिस कहता है वो उसके साथ नॉर्थ क्यों नहीं चलती, पर एन कहती है किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या है, इससे ठीक तो वो यहीं है और उसकी कुछ यादें हैं इस जगह से। पर क्रिस भी चाहता था कि एन उसके साथ चले। अब एन को भी क्रिस की बातें अच्छी लगने लगी थी और उसने काफ़ी दिनों बाद इतनी खुशी महसूस की थी। इसका अंदाज़ा हम एन के चेहरे की मुस्कान से लगा सकते हैं। उसके बाद तीनों स्विम करने लगते हैं। यहाँ ओलिविया को एन और क्रिस का एक दूसरे के करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। दूसरे दिन ओलिविया क्रिस से बताती है कि एन काफ़ी हद तक उसकी माँ की तरह दिखती है। क्या इसलिए तुम चाहते हो कि वो हमारे साथ आए? क्रिस बताता है कि अगर हम उस दिन एन को नहीं मिलते तो ना जाने आज हम कहाँ होते। वो इसलिए चाहता है कि एन उनके साथ आए क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो वो ओलिविया की अच्छी केयर करेगी और हम एन की भी अच्छी केयर कर सकते हैं।
क्योंकि एन ने भी काफ़ी अकेले वक्त बिताया है। पर अब ओलिविया एन से नफ़रत करने लगी थी। एन और ओलिविया साथ बैठे होते हैं। वहाँ कहानी पास्ट में चली जाती है। हम एन को देखते हैं जब वो अपनी बच्ची को उस गाड़ी में छोड़कर फूड की तलाश में जाती है। वो जिस घर में जाती है वहाँ एक महिला इन्फेक्टेड थी। एन उसे गोली मार देती है। उसके खून के छींटे उसके कपड़े पर आ जाते हैं। एन जब वापस आती है तो अपनी बच्ची को रोता देख उसे उठा लेती है, पर वो भूल गई थी कि उसके खून के छींटे उसके कपड़े पर लगे हैं। वो खून उसकी बच्ची के मुंह में लग जाता है। ये देख एन इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी बच्ची भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। रात एन और क्रिस लकड़ियाँ इकट्ठा करके कैंप लौट रहे होते हैं। यहाँ टेंट में ओलिविया ने अपनी सारी तैयारी कर रखी है कि वो क्रिस को बता देगी कि वो उससे अट्रैक्टेड है। पर जब दोनों कैंप आते हैं तो क्रिस एन को किस करता है। उसे पता था एन को प्यार की ज़रूरत है। शायद इस तरह से वो उसे अपने साथ आने के लिए राज़ी कर सकता है और दोनों रात उसी कार में बिताते हैं। इस बात से ओलिविया के मन में एन के लिए और नफ़रत बढ़ गई थी। रात ओलिविया कार की चाबी लेकर ट्रंक से सभी फूड निकाल लेती है और उसे लेकर जंगलों में चली जाती है। सुबह एन कहती है कि वो यहीं रुक जाए, पर क्रिस बताता है उसे जाना ही होगा। यहाँ रुककर हम मौत को कितने दिनों तक चकमा दे सकते हैं और तुम देख सकती हो तुम्हारे परिवार के साथ यहाँ क्या हुआ। इस बात से एन नाराज़ हो जाती है। क्रिस को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एन बाहर देखती है, कार का ट्रंक खुला है और उसमें फूड नहीं है और टेंट में ओलिविया भी नहीं है। हम देखते हैं ओलिविया को जंगलों में एक इन्फेक्टेड महिला दिखाई देती है और उसे देख वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुन क्रिस उसकी तरफ भागने लगता है। एन भी अपनी गन लेकर जाती है, पर उसकी बुलेट्स वही कार में छूट जाती हैं। क्रिस जाकर ओलिविया को बचा लेता है, पर अब वो महिला उस पर हमला कर देती है। जब एन उसे शूट करने जाती है तो उसमें गोलियां नहीं थी। वो अपनी गन से उस पर हमला करती है। क्रिस उसकी गन लेकर उसके सर पर लगातार हमला करता है, जिससे उस महिला की मौत हो जाती है। स्टोरी पास्ट में चली जाती है। एन की बेटी के मुंह में ब्लड लगने के बाद वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी और उसके शरीर में इन्फेक्शन का असर दिखने लगा था। अपनी बच्ची को तकलीफ़ में देख वो रोने लगती है। वो खुद को दोष देती है कि अगर उसने वो कपड़ा निकाल दिया होता तो ऐसा नहीं होता। अब एन के पास दूसरा कोई रास्ता ना था। एन एस्पायरिन की बोतल में बेबी फार्मूला को मिक्स कर देती है और उसके भीतर अपने खून की कुछ बूंदें गिरा देती है। ये सबसे आसान तरीका लगा उसे अपनी बच्ची को अलविदा कहने का, क्योंकि वो इस तरह से तड़पता हुआ उसे नहीं देख सकती थी। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। क्रिस कहता है हम यहाँ से अभी इसी वक्त निकल रहे हैं, अगर तुम्हें यहीं रहना है तो रह सकती हो। अब क्रिस भी उस पर नाराज़ हो गया था कि वो इस जगह को क्यों नहीं छोड़ना चाहती। एन बताती है इस जगह से उसके पति और उसकी बच्ची की यादें जुड़ी हैं और उन्हीं यादों ने उसे यहाँ बांध कर रखा है। वो चाहकर भी इस जगह को नहीं छोड़ पा रही। क्रिस कहता है जो उसके परिवार के साथ हुआ वो उसकी सज़ा खुद को नहीं दे सकती। उसे ये सब भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। एन उसकी बात समझ जाती है। वो बताती है कि हमें सफ़र के लिए फूड चाहिए होगा। क्रिस उसके साथ उस फार्म पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर ओलिविया कहती है वो भी उनके साथ चलेगी। दोनों मान जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि क्रिस बाहर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। एन और ओलिविया भीतर जाकर फूड ले आएंगे, पर घर के भीतर फूड लेते वक्त ओलिविया गन के पिछले हिस्से से एन के सर पर मार देती है। एन वहीं गिर जाती है और वो एन का हाथ बांधकर वहीं छोड़ देती है और उसके सामने ज़ोर से चिल्लाती है ताकि उन्हें एन के यहाँ होने की खबर हो जाए। ओलिविया वहाँ से निकलकर कैंप की तरफ भागने लगती है। ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। ओलिविया अपने ऊपर यूरिन डालना भूल गई थी, इसलिए वो उसे स्मेल कर पा रहे थे। क्रिस भी भागता हुआ कैंप के पास पहुंच जाता है और एन के बारे में पूछता है, पर वो बताती है एन की डेथ हो गई है। वहाँ ज़ॉम्बीज़ भागते हुए आ जाते हैं। एन किसी तरह खुद को छुड़ाती है और कैंप की तरफ भागती है। जब वो कैंप पहुँचती है तो देखती है उन्होंने दोनों पर अटैक कर दिया है। वो एक एक करके उन्हें शूट कर देती है, पर एन के पास आखिरी में सिर्फ एक गोली बची थी, जिससे वो सिर्फ एक को ही बचा सकती है। वो ओलिविया को बचाने का फैसला करती है और फिर क्रिस की डेथ हो जाती है। एन ओलिविया दोनों गाड़ी को लेकर नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं, पर वो क्रिस को याद कर भावुक हो जाती है। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं ओलिविया अपना सर एन की गोद में रख देती है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास था,
एंड ड्राइव करते हुए ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके बर्दाश्त के बाहर हो रही थी और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन